हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 5 मैथ्स का केंद्रीय विद्यालय का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का सैम्पल पेपर है 2025-26 का। तो आई होप इसको करने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से अपने एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कॉम्पिटेंसी देख लेते हैं। नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट 10 मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग 10 मार्क्स, एबिलिटी टू कंप्यूट 10 मार्क्स, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी 10 मार्क्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं नॉलेज के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 65,812। यहाँ पर जो 5 है, नंबर जो डिजिट 5 है उसकी प्लेस वैल्यू पूछी है। इस नंबर में 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो हर एक डिजिट की अपनी प्लेस वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जैसे 2 है, वंस प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 2 क्या रहेगी? 2। ठीक है, प्लेस टेंस प्लेस, ये वंस प्लेस है 2, तो इसकी वैल्यू 2 रहेगी। 1 की प्लेस वैल्यू है 10, तो ये तो 1 ही है, तो ये 10 हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू। 800 प्लेस पर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800। और 5 जो है 1000 प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5000। ठीक है, और ऐसे अगर आपको 6000 का, ये 6 का पूछते हैं, तो 6 किस पर है? 10,000 प्लेस पर, 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो यहाँ पर 6 की वैल्यू क्या हो जाती है? 60,000। ओके, तो इस तरीके से सही आंसर क्या होगा? हमें 5 का पता करना था। 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 5000। तो ये आप आंसर में टिक करेंगे। सो यू हैव टू एनसर्कल दिस 5000, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा है, इसमें से आपने ढूंढना है। मतलब वो फ्रैक्शन जो 2/3 के बराबर हो। तो 2/3 के जो फ्रैक्शन है उसको ढूंढने के लिए आपने क्या करना होता है? जो दोनों डिजिट्स दी हुई हैं, ऊपर और नीचे वाली है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दोनों को किसी सेम नंबर से ही डिवाइड करके देखना होता है। वो किससे डिवाइड होता है? और डिवाइड करने के बाद सेम ही अगर आपको आंसर मिलता है 2/3, तो वो ही उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर 3/2 है, तो ये तो कोई कॉमन नंबर से डिवाइड होगा ही नहीं। 9 और 5 है, इसमें भी कोई कॉमन नंबर नहीं है जिससे दोनों डिवाइड हो जाएं। 4 और 6 देखो किससे डिवाइड हो सकते हैं? इनको और छोटा कर दें तो 4 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 आंसर क्या आएगा? 2 ऊपर, और नीचे वाले को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3। तो ये हो गया 2/3, सेम आया ये 2/3 के बराबर। तो यहाँ पर 4/6 जो है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। चलो हम आगे वाला भी करके देख लेते हैं। जैसे 6 है, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, और नीचे वाले को भी 2 से करना पड़ता है, तो 2 5 जा 10। तो ये तो 3/5 आ रहा है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। 2/3, यहाँ पर 2/3 था, तो 2/3 हमारा आंसर किस में आया? 4/6 वाले में। तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। देन आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। यहाँ पर तो हमने डिवाइड करके देख लिया। अगर कभी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए बोला जाए, मान लीजिए आपको दिया है 3/5, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ, तो आपने किसी सेम नंबर से ही इसको मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर नीचे। ठीक है, तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। ये 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया क्या? 6/10, जो हमें यहाँ पर हमने देखा था। ऐसे कोई और नंबर दे दिया जाए तो, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है 4/7, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, तो सेम किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, जिसको आप ठीक लगता है आपको 2 से कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, बट ऊपर नीचे सेम नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21। तो जो 12/21 बना वो 4/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर इनके नंबर नेम आपने लिखने हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे? 7925, तो हम यही लिखेंगे इसमें 7000, THOUSAND 1000, 900, 920, TWENTY 25, FIVE 5। नेक्स्ट है 95,203, तो
तो 90 की स्पेलिंग बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो वो ठीक से लिखिएगा NINETY। कई बच्चे इसको NINTY करते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। ओके, तो सही क्या है NINETY। 95 200 ओके 95,000 1000 भी है 1000 200 2HUNDRED 203 ओके THREE क्योंकि टेंस प्लेस पर कुछ नहीं है तो हम इसको 203 पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज राइट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट वाले सबसे बड़ा नंबर कौन सा और सबसे छोटा कौन सा है वो आपने लिखना है। तो सबसे बड़ा नंबर 5 डिजिट का कौन सा होता है? 5 डिजिट का 999999। ये 5 डिजिट हो गए 1 2 3 4 5, ये होते हैं 5 डिजिट्स। ठीक है, सबसे छोटा नंबर 5 डिजिट का 1 0 0 0 0, ये आपका सबसे छोटा नंबर हो गया 5 डिजिट का। ओके, कम टू नेक्स्ट मैच ईच फ्रैक्शन विच बेस्ट सूट्स द डायग्राम। यहाँ पर आपको फ्रैक्शन दिए हुए हैं और उनके डायग्राम दिए हुए हैं, तो कौन सा किससे मैच करेगा वो आपने बताना है। इसमें 5 दिए हैं, एग्जाम्पल के लिए एक्स्ट्रा दे दिया है, तो आपको हो सकता है 4 मार्क्स का हो तो 4 ही दें, तो इस तरीके से आप इनको कीजिएगा। यहाँ पर देखो इस सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? टोटल 3 पार्ट्स हैं और कलर कितने पार्ट पर है? 1 पार्ट है ना। ये एक पार्ट हो गया इतना, ये सेकेंड पार्ट, ये 3 पार्ट, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। नीचे साइड जो नंबर्स लिखे हैं ना आपके, वो हैं टोटल पार्ट्स कितने हैं। ओके, और जो ऊपर वाले लिखे हुए हैं न्यूमरेटर में वो हैं कलर्ड पार्ट कितने हैं। तो यहाँ पर टोटल 3 पार्ट्स हैं नीचे और एक पार्ट कलर किया हुआ है, तो 1/3 बनेगा। तो 1/3 कहाँ पर है? ये है 1/3। तो इस तरीके से आप मैच करेंगे। यहाँ पर देखो कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4, तो आप 4 नीचे लिखो और कलर्ड कितने पार्ट हैं 3, तो इस तरीके से आप ढूंढोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ये 3/4 यहाँ पर है। ठीक है, देन नेक्स्ट 1 1 2 3 4 5, यहाँ नीचे 5 आ जाएगा और कलर्ड कितने पार्ट हैं 2, तो 2/5 कहाँ पर है? ऊपर, ये रहा। देन 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 नीचे लिखेंगे। कलर्ड कितने हैं 1 2 3 4 4, तो ये बना 4/6। 4/6 कहाँ है? सबसे ऊपर। देन नेक्स्ट इज टोटल 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 पार्ट्स हैं और उसमें से एक पार्ट छोड़ा हुआ है, तो 6 पार्ट कलर हैं। टोटल 7 और ऊपर 6 पार्ट कलर हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6/7। तो ऐसे आप ध्यान से उनको कीजिएगा जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। द सक्सेसर ऑफ 2 5 6 8 इज। अब ये जो वर्ड है ना सक्सेसर, इसका मतलब आप सबको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है एक जोड़कर कितना होगा, +1 कितना होगा। अगर मान लीजिए 2 है, 2 का सक्सेसर पूछेंगे तो इसका मतलब होगा 2 + 1 कितना होता है वो हमें बताना है, वो होगा 3। ऐसे 25 का सक्सेसर पूछेंगे तो 25 में 1 प्लस कर दो 26। अब यहाँ आपको 2568 का सक्सेसर पूछा है 2568 का, तो इसमें हम 1 प्लस कर देंगे, एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 2569, क्योंकि 68 के बाद एक और आगे चलेंगे तो 69 होगा। तो सक्सेसर का मतलब होता है एक नंबर बढ़ा के लिखना। ठीक है, एक नंबर जोड़ना। ऐसे ही मैथ्स में एक वर्ड होता है प्रीडिसेसर। ठीक है, इसमें क्या करना होता है एक नंबर कम, -1। जो भी आपको नंबर दिया हो, मान लीजिए 25 है, इसका प्रीडिसेसर निकालने के लिए बोला जाए, लिखने के लिए बोला जाए, तो आप -1 करेंगे, कितना आ जाएगा 24, तो ये इसका प्रीडिसेसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लर्न करेंगे। सक्सेसर मतलब सक्सेस मिलती है तो आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब +1 करेंगे, और प्रीडिसेसर दिया है पूछा है तो -1 करेंगे और वो एक नंबर कम हो जाएगा। ओके, और प्री का मतलब वैसे भी पहले होता है ना, प्री मतलब पहले, तो उससे एक पहले। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 400 8 1s 0 10s। इसको आपने नंबर बनाना है। 100 प्लेस पर यहाँ पर आप देख लीजिए, इस तरीके से देख सकते हैं। 1s प्लेस पर हमें 8 लिखना है, 10s प्लेस पर 0 लिखना है और 100 प्लेस पर 4 लिखना है। तो ये नंबर क्या बन गया 408। ओके, इस तरीके से आप नंबर बनाएंगे।
नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग अमाउंट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, पहला छोटा लिखना है, उसके बाद बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। और डिसेंडिंग में क्या करते हैं, बड़ा सबसे पहले आता है और फिर उसके बाद छोटा छोटा और सबसे छोटा लास्ट में। तो यहाँ आपने ढूंढना है कौन सा इन सबसे छोटा है, उसको पहले आप लिखेंगे असेंडिंग के लिए। सबसे पहले असेंडिंग लिखना है, तो सबसे पहले आप आगे का नंबर देखेंगे, ये 9 है, ये 89 है, ये 90 है, ये 94,000 है, 49,000 है, 39,000। तो सबसे कम कौन सा इसमें से 39,000। तो 39,000 वाला नंबर आप सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, 49,000 वाला, 49,900। ओके, ये दूसरे नंबर पर आ गया। फिर है 89,000, तो 89,999। फिर उसके बाद आ गया 90,000। ओके, देन उसके बाद आ गया 94,983। तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसी को डिक्रीजिंग में लिखना है, तो सबसे बड़ा वाला नंबर आप सबसे पहले लिखेंगे 94,983, फिर 90,000, उसके बाद 89,999, फिर 49,900, उसके बाद आपका आएगा 39,999। तो इस तरीके से ये आपके नंबर्स बन गए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है कंप्लीट द पैटर्न। अब यहाँ आपको कोई भी पैटर्न मिलेगा, उसको आपने देखना है कि उनके बीच में क्या रिलेशन है इन नंबर्स के बीच में। तो यहाँ देखो 556 लिखा है और यहाँ पर 566, यहाँ 576। तो यहाँ पर आपको देख के लग रहा है 10 प्लस हुए हैं, 56, 66, 76। 100 वाला तो सेम है नंबर, तो यहाँ पर 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो आगे भी आप 10 का डिफरेंस करेंगे, 10 प्लस करते जाएंगे तो आपका नंबर बन जाएगा। 576 के बाद 586, 596। ठीक है, तो पैटर्न्स आपने बहुत ध्यान से देखने होते हैं कि उसमें कितने का डिफरेंस है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 5,501 है, 6,401 है, 7,301 है। तो इसमें क्या डिफरेंस हमें लगा, क्या पैटर्न आपको दिख रहा है? जो 1000 प्लेस वाला नंबर है, डिजिट है, वो बढ़ रहा है, 5, 6, 7 वो बढ़ रहा है। और जो 100 प्लेस वाला नंबर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 5, 4, 3। तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और बाकी जो 2 डिजिट्स हैं वो सेम है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1000 प्लेस में 5 था, फिर 6, फिर 7, हम 8 लिख देंगे, यहाँ 9 लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद 100 प्लेस वाले पे पहले 5 था, 4 था, 3, उसके बाद 2 होगा, फिर 1 होगा। और बाकी जो नंबर हैं, जो 2 डिजिट्स हैं तीनों नंबर्स में, वो सेम हैं, तो वो हम सेम लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ द एंगल्स। यहाँ पर आपने एंगल्स के नाम लिखते हैं। 90 डिग्री वाले एंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल। 135 वाले को आप क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। जो 90 से 180 के बीच में होते हैं वो ऑब्ट्यूज होते हैं। 74 वाला एक्यूट, क्योंकि 90 से कम है, 90 से कम वाले क्या होते हैं, एक्यूट। देन 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल, क्योंकि 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल इस तरीके से बनता है ना। तो ये क्या है, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू कंप्यूट, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग ग्रेटर देन और लेसर देन साइन। ठीक है, ये साइन आपने लगाने हैं, लेकिन इसके लिए आप कैसे लगाओगे, कैसे पता करोगे कौन बड़ा है कौन छोटा? अगर आपने ध्यान से देखा होगा, आपने सीखा होगा, तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर में जो बड़ा होता है उसको हम बड़ा मानते हैं, जो छोटा होता है वो छोटा होता है उसको छोटा मानते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है नीचे वाले, तो ऊपर जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। तो बड़े वाले की तरफ हम क्रोकोडाइल का मुंह ओपन कर देंगे, ये ओपन माउथ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट दूसरे में होता है, न्यूमरेटर बराबर है, ऊपर वाले बराबर हैं, तो जो नीचे में बड़ा होगा उसको छोटा मानेंगे। ठीक है, और जो छोटा होगा उसको बड़ा मानेंगे। तो यहाँ पर कौन सा बड़ा हो गया, इस हिसाब से 3/7 बड़ा हो गया। इस तरीके से हम लिखेंगे। लेकिन इसका एक ईजी तरीका और भी है, वो आप कैसे कर सकते हैं, जैसे ये 5/7 है आपका पहला वाला और 2/7 है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर ऐसे करें, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो ऐसे कैसे लिखोगे आप, 5 के साथ कौन आया, 7,
और इस तरफ 2 के साथ कौन आया 7, ठीक है, इस तरफ। और यहाँ 5 7 जा कितना हो गया 35 और 2 7 जा कितना हो गया 14। तो इन दोनों में से कौन बड़ा है 35, तो हम साइन इधर को लगाएंगे। तो सेम चीज़ ये साइन हम इधर को लगा देंगे इसमें जाके, ठीक है। अब ऐसे दूसरे वाले को देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे 3/8 जो नंबर है और 3/7। अब इसमें एरो करो, 7 जाएगा इस वाले 3 के पास और ये 8 जाएगा इस वाले 3 के पास, ठीक है। तो ऊपर वाले नंबर को वैसे ही रहने दीजिए और जो उसके साथ नंबर आया उसको बगल में लिख लीजिए। दूसरे साइड भी ऊपर वाले नंबर को पहले लिखो और जो उसके साथ आया बाद में उसको बाद में लिखो, ठीक है। अगर आप आगे पीछे करोगे तो गड़बड़ हो जाती है, तो जो पहले से हैं उसको वहीं रहने दो, जो साथ में आए हैं एरो लगा जिनका उनको उनके बाद लिखो। फिर 3 7 जा 21 और यहाँ 3 8 जा 24, ओके। अब देखो दोनों में कौन बड़ा है 21 की 24, तो 24 तो साइन ऐसे लगेगा क्योंकि इधर ओपन माउथ है, 24 की तरफ बड़ा साइन हम ओपन माउथ लगाएंगे। तो यही साइन हम क्वेश्चन में इधर लगा देंगे। आपने क्वेश्चन को कैसे सेट करना है, इस तरीके से करना है ताकि आपका जो साइन है वो सही बने, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। कहीं भी आप अटक जाओ, कहीं भी आपको दिक्कत हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, आपको याद ना आए, कन्फ्यूज़न हो, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इसे पता कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, मेज़र द एंगल्स एंड राइट देयर डिग्री। इन एंगल्स को मेज़र करके आपने इनकी डिग्री लिखनी है। तो ये आपको इस तरीके से डी जो आपका प्रोटेक्टर रहता है उसकी हेल्प से आप इनको मेज़र करेंगे और डिग्री नापेंगे कितना है, ठीक है। डी का जो प्रोटेक्टर का आपका सेंटर पॉइंट होता है वो यहाँ रखना होता है और उसकी जो लाइन होती है, बेस लाइन होती है, वो इसके ऊपर रखनी होती है। फिर आपका जो मार्क आएगा प्रोटेक्टर पे यहाँ पर, उसको 0 से काउंट करेंगे, 0 जो भी आपका आएगा 10 20 30 40 जो भी बीच का नंबर होगा वो आप यहाँ पर जो आएगा उससे मार्क करेंगे वो कितना है। आई होप ये आपने अच्छे से सीखा होगा। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स 6 लाइक क्रिकेट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट लाइक क्रिकेट। उसमें बोला है कि 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, उसमें से 6 बच्चों को क्रिकेट पसंद है। तो आपको फ्रैक्शन में बताना है कि कितने बच्चों को जो है क्रिकेट पसंद है, कितने स्टूडेंट्स को। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा, नीचे वाला टोटल होता है 30 में से 6 को पसंद है तो 6/30 भी बोल सकते हैं, दिस इज़ करेक्ट। और इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करो और इसको आप छोटा करके सिंप्लीफाई करके बताना चाहो तो आप क्या करेंगे, दोनों को ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे दोनों हो जाएं। तो ऐसा नंबर कौन सा जिससे दोनों डिवाइड हो जाएं, ऐसा नंबर है 6 5 जा 30, 6 ही है, ठीक है। 6 1 जा 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 और 6 से नीचे वाला भी हो जाएगा 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो फ्रैक्शन ये भी करेक्ट है आपका जो 1/5 बना, और ये भी आप 6/30 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 5 पार्ट्स में से एक पार्ट जो है वो एक फ्रैक्शन है। टोटल 30 में से 6 बच्चों को क्रिकेट पसंद है, तो फ्रैक्शन में आप इसको इस तरीके से दिखाएंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज राधा रीड 4/8 ऑफ हर बुक, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बुक इज स्टिल अनरीड। राधा ने अपनी जो बुक है कंप्लीट बुक उसका 4/8 पार्ट पढ़ लिया है, तो उसकी कितना फ्रैक्शन और पढ़ना रह गया है। तो 4 मतलब अगर हम बुक को 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं, टोटल 8 पार्ट हैं, तो 4 पार्ट उसने पढ़ लिए, तो उसने कितना फ्रैक्शन पढ़ लिया। इसका मतलब हम इसको अगर सिंप्लीफाई कर दें तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करना है तो इसको सेम किसी एक नंबर से जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4 और नीचे भी 8 को भी 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8। तो उसने 1/2 जो फ्रैक्शन है वो पढ़ लिया है। मतलब अगर बुक का 2 पार्ट 2 भागों में बांट दें तो एक भाग पढ़ लिया, आधी बुक उसने पढ़ ली। अगर आधी बुक पढ़ ली है तो कितनी पार्ट बचेगी, आधा ही और बचेगा, ठीक है। क्योंकि टोटल 2 हैं, 2 में से टोटल अगर आप बोलो पूरी एक बुक है, ठीक है, एक में से 1/2 उसने पढ़ लिया है तो 1/2 ही और बचा होगा। क्योंकि अगर 1/2 और 1/2 को प्लस करोगे तो अब क्या बनेगा 2/2 है ना, और ये 2/2 मिलके क्या बनाएगा एक कंप्लीट होल, एक पूरी बुक बन गई। तो यहाँ पर आधा बुक उसने पढ़ चुकी है, आधा पोर्शन, और आधा और रह गया। तो वो आधा आप कैसे निकालोगे, आप इसी तरीके से बताओगे कि 1 पूरा है और उसमें से
1 में से आप 1/2 करोगे प्लस 1/2 करोगे तो टोटल 1 होगा। तो इसका मतलब उसने एक पूरी पढ़ ली है, आधी पूरी पढ़ ली है, तो आधा बच गया है। ओके, शी हैज़ रेड हाफ पार्ट एंड द हाफ पार्ट इज़ लेफ्ट। आधा आधा मिलके एक बनता है। ओके, अदरवाइज ये सब्ट्रैक्शन से भी आप कर सकते हैं, बट आई होप आपने अभी सब्ट्रैक्शन नहीं सीखे होंगे। फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन और एडिशन कैसे करते हैं वो आप बाद में क्लास में अभी पढ़ेंगे। तो उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। कैसे? अगर 1 है, टोटल कंप्लीट 1 है, 1 में से आपने हाफ पढ़ लिया है, तो आप इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? जैसे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसको 1 मानते हैं, फिर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 2 आता है। ठीक है, तो 1 से फिर ये वाले 1 से इस 2 को डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स। तो उस 2 से ऊपर जो 1 है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यहाँ माइनस का साइन, फिर इस वाले 2 से नीचे वाले इस 2 को डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम डिवाइड होगा। ठीक है, और उस 1 से ऊपर वाले 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 1 × 1 होता है, तो इक्वल टू पहले इस 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1 1 नीचे 2। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और नीचे 2 बचेगा। तो ये आपका आंसर आता है 1/2। बट एक लॉन्ग प्रोसेस है, आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं कि अगर हाफ बुक पढ़ ली है तो हाफ बुक बची है, 1/2 बची है। ओके, now come to next. The children in a class are playing a game in which the teacher tells them the direction in which they should rotate. Complete the table by filling the direction the children will face on completing the given turn. तो यहाँ पर टीचर बच्चों को गेम खिला रही है और उन्होंने बच्चों को टर्न करने के लिए बोला है। जैसे जैसे टीचर गाइड करती है बच्चे वैसे घूमेंगे और आपको बताना है कि जब वो घूमेंगे जो टीचर उनको बोलेगी उस हिसाब से, तो उनकी जो एंडिंग पोजीशन होगी, एंडिंग किस डायरेक्शन में वो फेस करके खड़े रहेंगे। तो आपको डायरेक्शंस के बारे में पता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है। इधर ईस्ट, इस साइड वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन में स्टार्टिंग डायरेक्शन नॉर्थ है। टीचर ने बोला उनको पहले 3 राइट एंगल्स, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले ये है नॉर्थ में खड़े हैं, ये नॉर्थ ऊपर, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा जो घूमते हैं, घड़ी की सुई जैसे उल्टा घूम रही है। और कितना घूमना है उसको? 3 राइट एंगल। तो एक राइट एंगल यहाँ से यहाँ हो गया, फिर दूसरा यहाँ हो गया और तीसरा ईस्ट में आ गया। नॉर्थ से एक राइट एंगल घूमेंगे तो वेस्ट, वेस्ट से सॉरी यस नॉर्थ से एक राइट एंगल एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो वेस्ट, फिर वेस्ट से एक 90 डिग्री और घूमेंगे एक राइट एंगल एंटी क्लॉकवाइज तो साउथ आ गया। साउथ से एक और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे 90 डिग्री तो ईस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल कहाँ पहुँचे वो? ईस्ट में। ओके, देन साउथ में खड़े हैं और फिर 2 राइट एंगल्स क्लॉकवाइज लेनी है। अब यहाँ पर देखो, साउथ में यहाँ पर है साउथ, यहाँ पर खड़े हैं और 2 राइट एंगल क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब सीधे, जैसे घड़ी घूमती है। घड़ी कैसे घूमती है? सीधे। साउथ से इधर को जाएगी वेस्ट में क्लॉकवाइज। ठीक है, एक राइट एंगल हो गया और एक और राइट एंगल, 2 राइट एंगल, ये राइट एंगल क्लॉकवाइज घूमी तो कहाँ पहुँचे? साउथ से नॉर्थ में। ओके, नेक्स्ट है ईस्ट में खड़े हैं, 1 राइट एंगल क्लॉकवाइज। अब यहाँ ईस्ट में खड़े हैं और क्लॉकवाइज घूमना है 1 राइट एंगल। तो यहाँ से यहाँ तक एक राइट एंगल हो गया, ये राइट एंगल बनता है ऐसे। तो एक राइट एंगल क्लॉकवाइज घूमे तो कहाँ पहुँचे? ईस्ट से साउथ। यू हैव टू राइट हियर साउथ। ओके, देन वेस्ट में खड़े हैं, वेस्ट में, और 4 राइट एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ एंटी क्लॉकवाइज घूमना है तो यहाँ पर वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा घड़ी कैसे घूमेगी? वेस्ट से एक राइट एंगल, यहाँ साउथ में पहुँचे, साउथ से फिर एक और राइट एंगल, ईस्ट में पहुँचे, ईस्ट से एक और राइट एंगल, नॉर्थ में पहुँचे, नॉर्थ से एक और राइट एंगल, वापस वेस्ट में। तो पूरा एक राउंड लग गया। तो यहाँ पर कहाँ पहुँचेंगे? WEST वेस्ट। तो इस तरीके से आप इसे कीजिएगा। ओके, यहाँ पर आपके जो एंगल्स हैं, टर्न्स हैं, वो चेंज हो सकते हैं, डायरेक्शंस चेंज हो सकती हैं, बट आपने इस तरीके से पिक्चर बना के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का अंदाज़ा लगाना है, कैलकुलेट करना है कि कहाँ पर पहुँचेंगे। ओके, कम टू नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यू हैव टू सॉल्व इट। देयर आर 30 एप्पल्स, वी हैव टू डिवाइड देम इक्वली इनटू 5 बास्केट्स। हाउ मेनी एप्पल्स वी हैव टू कीप इन ईच बास्केट। मतलब टोटल 30 एप्पल्स हैं और उनको हमने कितने बास्केट्स में डिवाइड करना है? 5 बास्केट्स में। तो हर एक बास्केट में कितने एप्पल हम रख पाएंगे? तो सीधे डिवाइड कर दीजिए।
5 से आप 30 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6, 5 6 या 30, तो वी कैन कीप 6 एप्पल्स इन 1 बास्केट, ओके, 1 बास्केट या फिर ईच बास्केट। नेक्स्ट इज रीता हैज़ 23 चॉकलेट्स, रीता के पास 23 चॉकलेट्स हैं। हर ब्रदर हैज़ 39 चॉकलेट, उसके ब्रदर के पास 39 चॉकलेट्स हैं। हाउ मेनी चॉकलेट्स डू दे हैव ऑल टुगेदर, उन दोनों के पास मिलाकर टोटल कितने चॉकलेट्स हैं। ये तो सिंपल प्लस है, 23 प्लस 39, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 23 लिखेंगे, 39 लिखेंगे, उसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 9 और 3 12, कैरी 1 और इन सबको एक साथ जोड़ दो 3 4 5 6, तो ये कितना हो गया 62, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 62 चॉकलेट्स। देन नेक्स्ट इज देयर आर 5050 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ टैंक, ओके, देयर इज आएगा यहाँ, देयर इज 5050 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ टैंक, एक टैंक में कितना पानी है 5050 लीटर्स। How many liters of water will be there in 5 such tanks of same capacity? उतने ही बड़े टैंक हैं, जिस 5 टैंक हैं, तो 5 टैंक्स में कितना पानी आएगा। अगर एक टैंक में इतना पानी आता है 5050 लीटर्स, तो 5 टैंक्स में कितना आएगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे 5050 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो उतना आएगा। तो ये आंसर कैसे निकालेंगे आप, 5050 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 0 0, 5 5 25 और यहाँ 2 0 है तो ये 2 इधर रख लेंगे हम, यहाँ लिखेंगे, फिर अगेन 5 5 25, तो यहाँ पर कितना लीटर हो गया ये 25,250, तो आपका आंसर होगा 25,250 लीटर्स, ओके, लीटर्स, इतना पानी उस टैंक में आएगा। तो यहाँ पर आप उसको जो नंबर जो सॉल्यूशन है उसको आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, देयर इज़ 5050 लीटर इन 1 टैंक, सो 5 टैंक्स विल होल्ड इतना लीटर्स, तो उसको आप मल्टीप्लाई करके तब दिखाएंगे। नेक्स्ट इज अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 54,000 नट्स एंड बोल्ट्स इन अ डे, एक जो फैक्ट्री है एक दिन में इतने नट बोल्ट बनाती है। एन ऑर्डर इज़ प्लेस्ड फॉर 85,300 नट्स एंड बोल्ट्स, उनको ऑर्डर मिला है कि 85,300 नट बोल्ट्स बनाने हैं। हाउ मेनी मोर नट्स एंड बोल्ट्स डज द फैक्ट्री नीड टू प्रोड्यूस टू कंप्लीट द ऑर्डर। अब देखो इतने तो उन्हें बना रखे हैं ऑलरेडी, इतने डेली बनाते हैं तो इतने हैं उनके पास, उनको 85,300 बनाने हैं टोटल, तो कितने और बनाने हैं इसके लिए आप क्या करेंगे 85,300 में से 54,000 माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने नट बोल्ट्स और बनाने हैं। तो आप माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 0 का 0 0 0 0, 3 में से 0 गया 3, देन 5 में से 4 गया 1 एंड 8 में से 5 गया 3, तो टोटल कितने और बनाने उनको 31,300 नट एंड बोल्ट्स दे रिक्वायर्ड टू मेक, ओके, इतने नट बोल्ट्स और बनाने हैं। Priyanka Mohte is the first Indian woman to climb 5 Himalayan peak above 8,000 meters. In addition to that, she has also climbed mountain peaks in other parts of the world. Read the table below and answer the following questions that follow. तो यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है और बताया है कि जो लेडी हैं प्रियंका मोहंते, उनने जो है कि हिमालयन पीक्स के ऊपर वो चढ़ी हैं कितने अलग अलग जगहों पर, तो उनने कौन कौन से हिमालयन माउंटेन के ऊपर वो जो हैं जो पीक्स हैं उनके ऊपर उनने गई हुई है, तो उसका एक डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बेसिस पर आपने क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। जैसे कि यहाँ माउंट कंचनजंगा है जो कि इंडिया नेपाल बॉर्डर पर है, तो जिसकी हाइट 8,586 है, वहाँ पर वो 2022 में वो क्लाइम किया था उनने। ऐसे ही माउंट एवरेस्ट में जिसकी हाइट यहाँ दी हुई है और ईयर दिया हुआ है कब किया है, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द हाइएस्ट पीक शी क्लाइम्ड। ये सारे पीक्स हैं, ठीक है, ये सारे पीक्स हैं, तो हाईएस्ट कौन सा है इसमें से, तो जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है वो हाईएस्ट है। तो इसमें देखो सबसे हाइट किसकी ज़्यादा है, ये 8,000 8,000 8,000 8,000, ये 5 वाला ये तो छोटा है, ये भी 5 छोटा है, ये भी 8,000। अब ये जो 8,000 है 1 2 3 4 5, इसमें से आपने चूज़ करना है कि सबसे ऊँचा कौन सा है। तो 1000 प्लेस पर तो सब सेम है। अब उसका 100 प्लेस पर देखो क्या है, 100 प्लेस पर 5
100 प्लेस पर 8, 100 प्लेस पर 4, 100 प्लेस पर 5, 100 प्लेस पर 0। तो 100 प्लेस पर जो 8 वाला है जो कि माउंट एवरेस्ट ये सबसे ऊंचा है, तो इसका नाम आपने यहाँ पर लिखना है। विच इज़ द हाईएस्ट पीक शी क्लाइम्ड? माउंट एवरेस्ट। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? MOUNT, माउंट एवरेस्ट, EVEREST, ये सबसे ऊंचा है। और यहाँ पर आप इसका नंबर भी लिख सकते हैं, कितना ऊंचा, हाइट भी लिख सकते हैं, 8848 मीटर्स। ठीक है, ये वाला M आप यहाँ पर M डाल दीजिएगा। देन नेक्स्ट इज What is the difference in height between the highest and lowest peak she has climbed as per the table? इस टेबल के हिसाब से जो वो हाईएस्ट वाली पीक पे चढ़ी हैं और जो लोवेस्ट वाली चढ़ी, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? डिफरेंस मतलब अंतर। वो कैसे निकालोगे? माइनस करके। तो हाईएस्ट तो आपने अभी देखा था, क्या था? 8848। तो आप यहाँ पर 8848 मीटर में से किसको माइनस करेंगे? लोवेस्ट। अब लोवेस्ट वाला देखो कौन सा है? जो 5 वाले थे वो लोवेस्ट थे। तो अब इन 5 वालों में से भी दोनों में से कौन सा लोवेस्ट है? ये 5895 है, ये 5642 है। तो 5642 ये सबसे छोटा है। ठीक है, मीटर्स। तो इन दोनों का आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 8848 देन 5642। अब इसको माइनस कीजिए, व्हाट यू विल गेट? 8 में से 2 गया, माइनस करेंगे 6, 4 में से 4 माइनस 0, 8 में से 6 माइनस 2, 8 में से 5 माइनस 3। सो द डिफरेंस इज इक्वल टू, आप यहाँ लिखेंगे 3206 मीटर्स, इतने का डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ माउंट एल्ब्रस एंड माउंट कंचनजंगा? अब यहाँ पर माउंट एल्ब्रस और माउंट कंचनजंगा के बीच में कितना अंतर है? तो पहले आपने देखना है माउंट एल्ब्रस कौन सा है। देखो कहाँ पे लिखा हुआ है माउंट एल्ब्रस, यहाँ पर है माउंट एल्ब्रस, ये रहा। ठीक है, तो ये माउंट एल्ब्रस कितना है? 5642। यहाँ पर आप लिखेंगे 5642। दूसरा कौन सा है? माउंट कंचनजंगा। तो माउंट कंचनजंगा कहाँ पर है? ये है माउंट कंचनजंगा। ये कितना है? 8586। तो ये तो बड़ा है, 8586। तो इसको आप यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस होता है। तो ये आपने सोच समझ के करना है। इसमें माउंट एल्ब्रस पहले दिया है तो वो छोटा है, तो उसमें से बड़ा माइनस नहीं होगा। तो बड़ा नंबर जो है 8586, उसमें से छोटा वाला माइनस होगा 8642। तो आप इसको माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 6 में से 2 गया तो 4, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4, और 5 में से 6 माइनस नहीं होगा तो आप यहाँ से बोरो करेंगे 8 में से, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 की जगह 15 में से आपने 6 को माइनस करना है। तो यहाँ पर 15 में से 6 को आप माइनस करेंगे तो 9, और 8 से वहाँ बोरो कर लिया था तो यहाँ बचा 7 8 की जगह, और 7 में से 5 गया 2। तो कितना डिफरेंस आया इन दोनों के बीच में? 2944 मीटर्स का। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। If Priyanka was 20 years old when she summited Mount Everest in 2013, in which year was she born? तो यहाँ पर बोला है जो ये प्रियंका हैं, उन्होंने अगर माउंट एवरेस्ट में जब वो चढ़ी थी 2013 में, वो 20 ईयर्स की थी, तो वो पैदा कब हुई थी? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? वो कब पैदा हुई थी? 20 साल पहले, क्योंकि 2013 से 20 साल पहले, क्योंकि जब वो 2013 में चढ़ी हैं तो वो 20 साल की हो गई हैं, तो उससे 20 साल पहले पैदा हुई थी। तो आप इसको कैसे निकालोगे? आप 2013 में से 20 को माइनस करोगे, 20 ईयर्स पहले पैदा हुई थी, तो क्या आएगा? 3 में से 0 गया 3। अब यहाँ पर 1 में से 2 माइनस होता नहीं है, तो आप क्या करेंगे? 2 आगे 0 है, यहाँ से भी आप बोरो नहीं कर सकते, तो पहले 2 में से 1 में बोरो करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10। ओके, अब 10 में से और 1 की जगह क्या हो जाएगा? 2 की जगह 1, एक उसने दे दिया है। अब जो 1 है वो 10 में से एक बोरो करेगा इधर, और यहाँ पर हो जाएगा 11, 1 की जगह 11। अब 11 में से 2 गया 9, और 10 ने एक 11 बनाने के लिए दे दिया था 1 को, तो यहाँ पर बचा 9। तो नीचे 9 में से 0 माइनस करेंगे तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो 9 ही रहेगा, और यहाँ पर वह क्या रहेगा? 1। ठीक है, 2 की जगह 1 हो गया। तो वो कौन से ईयर में पैदा हुई हैं? 1993। तो आंसर विल बी ईयर
1993, शी वॉज बॉर्न इन 1993। तो यहाँ से 20 साल लगा लो, 20 ईयर्स लगा लो, 93, फिर 2003, फिर 2013, तो ये 20 ईयर्स हो जाएंगे ऐसे। तो दिस विल बी योर आंसर। तो यहाँ पर आपका ये सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है। आई होप इसे देखकर आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से आपने अपना पेपर सॉल्व करना है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।